सुप्रभात सभी को। आप सबका महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ सभी अपने घर पर कुशल पूर्वक व स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के तहत अपना अगला पाठ पढ़ते हैं। इसमें वाक्य रचना, जो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ लिए थे अर्थ की दृष्टि पर वाक्य रचना के भेद। वो हमने पढ़े थे 8 प्रकार के होते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वह है हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, अब तक हमने पढ़ लिया था कि 8 प्रकार होते हैं। उन वाक्यों को लिखने का तरीका जिस प्रकार हम कहते हैं उनके आधार पर उनमें बात बनती है, अर्थात उनके अर्थ पर आधार पर बात होती है। आज हम रचना यानी कि उनकी बनावट के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 3 प्रकार होते हैं। मैंने कल ही थोड़ा सा बता दिया था। सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसको हम मिश्रित वाक्य भी लिख सकते हैं। मिश्र वाक्य, देखिए नाम से हमें पता चल रहा है सरल या साधारण वाक्य, यानी कि वह वाक्य कैसा होगा, सीधे सीधे अपने भाव लिए हुए होगा। उसमें किसी प्रकार के कोई लक्षण या कोई व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए इसमें सरल वाक्य की पहचान कैसे की जाती है, परिभाषा देखते हैं हम। जिस वाक्य में क्या हो, एक उद्देश्य हो। अब हमें पता है कि उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, कर्ता होता है। क्या होता है, कर्ता होता है। तो अब जहाँ पर एक उद्देश्य अर्थात कर्ता तथा एक ही विधेय, विधेय यानी कि जो क्रिया है, पूरा जो पार्ट आता है वो क्रिया का हो, या फिर कभी कभी क्या होता है 2 उद्देश्य, क्या हो सकता है 2 उद्देश्य यानी कि 2 कर्ता हो सकते हैं, एक से अधिक कर्ता हो सकता है। लेकिन क्रिया कैसी होगी, लेकिन क्रिया तो एक ही मुख्य क्रिया होगी। वहाँ पर कैसा वाक्य होता है, वह सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य होता है। ठीक है, आई बात थोड़ी सी समझ में हमें। अभी हम थोड़ा उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि जैसा कि कल हमने लिखे थे कुछ उदाहरण कि विजय पत्र लिखता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बात यह है कि ये रचना के आधार पर कार्य है। यह जो वाक्य हैं वो क्या है, अर्थ के आधार पर नहीं लिए जाएंगे, केवल इनकी रचना देखनी है कि किस प्रकार की है। अब इसके अंतर्गत वह वाक्य जो है वह आज्ञार्थक भी हो सकता है, वह प्रश्नवाचक भी हो सकता है, प्रेरणार्थक वाक्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है बस नियम क्या कहता है, एक उद्देश्य और एक विधेय, या फिर 2 एक से अधिक उद्देश्य व मुख्य क्रिया कैसी होगी, एक ही होगी। तो यहाँ पर उद्देश्य देखिए, यहाँ पर उद्देश्य कितने हैं, एक ही हैं। कितने हैं, एक ही है। और बाकी की जो क्रिया है, जैसा कि हम इसको विधेय मानते हैं, तो ये क्रिया क्या है, एक ही है। ठीक है, अगर मैं तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जहाँ पर एक ही कर्ता और एक ही विधेय हो वहाँ पर क्या कहलाता है, यह सरल या साधारण वाक्य के अंतर्गत आता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई होगी आपके बात, वेरी गुड। अब देखिए एक उदाहरण हम ऐसा लिखते हैं जिसमें एक से अधिक कर्ता हूँ यानी कि उद्देश्य हैं। जैसे कुसुम और रिया बाजार जाती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए आप, उद्देश्य कितने हैं, 2 है। वेरी गुड, सही जवाब है आप सब लोगों का, बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं आप कि इसमें ये देखिए पहला उद्देश्य यह है, दूसरा उद्देश्य रिया है। ठीक है,
तो ये भी करता है और ये दूसरा भी करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अभी देखिए, ये जो है दोनों ही क्या है, करता है, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं और एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य कितने हो गए, एक से अधिक हो गए। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, दो कर्ता वाला है इसलिए, ठीक है। अब देखिए बाजार जाती है, बाजार जाती है, तो ये क्या है, ये विधेय है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये कर्म के साथ में है कि ये दोनों कहाँ जाती है, बाजार जाती है ना। तो ये ऐसे तो कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, क्रिया का विस्तार आ जाएगा, कहाँ जाती है कि बाजार जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हमें ये देख लीजिए आप कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, उद्देश्य परिवर्तन हो जाते हैं परंतु क्रिया एक ही रहती है, ठीक है। क्योंकि देखिए कि जो अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पर केवल यही लिखती कि कुसुम बाजार जाती है, कुसुम बाजार जाती है, तो हमारी जो मुख्य क्रिया जाती है तो ये क्या रहती, वैसी ही है। यानी पूरा अगर ये सेंटेंस देखें, बाजार जाती है, तो ये पूरा अभी भी वैसा ही है। इसके स्थान पर अगर हमने कुसुम, रिया, सिया 5-6 नाम अगर और लिख दिया, तब भी उसका विधेय, तब भी उसकी जो क्रिया है वही बनी रहेगी। अर्थात सरल वाक्यों में मुख्य क्रिया कभी परिवर्तन नहीं होती है, उद्देश्य एक से अधिक हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा होता है सरल या साधारण वाक्य का एक छोटा सा भाग पूरा। अब हम ये देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए, संयुक्त, पहले हम इस शब्द को देखते हैं क्योंकि प्रत्येक शब्द क्या कहता है, अपनी एक कहानी बयान करता है। क्या करता है, बिल्कुल अपनी एक कहानी बयान करता है। देखिए सरल, तो सरल में यानी सीधा सिंपल सी जो बात कही जाए, ठीक है। अब संयुक्त, देखिए हम देखते हैं कि एक एकल परिवार में रहता है और एक संयुक्त परिवार में रहता है। तो यहाँ पर संयुक्त का मतलब क्या है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्यों को जो है, यानी उपवाक्यों को, अब ये उपवाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे, को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से अर्थात योजक से जोड़ा जाए तो वह क्या कहलाता है, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। हम इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि क्या होता है, दो या दो से अधिक। देखिए इसको भी बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि सब में एक अलग अलग रचना कार्य कर रही है, प्रत्येक की बनावट अलग अलग होती है। दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक उपवाक्यों को समुच्चय बोधक या योजक, उसको योजक भी कहते हैं, योजक से जोड़ा जाता है या जुड़े होते हैं, ठीक है, योजक से जुड़े होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब एक शर्त भी रखता है ये संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहता है कि इसके दोनों उपवाक्य जो होते हैं, संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य
स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये तो इसकी शर्त है। अब हम इसको थोड़ा पहले उदाहरण देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। ये तो एक हो गया। अब दूसरा देखते हैं। मैं कल मुंबई गया और तुम जयपुर गए। ये दो वाक्य हैं। देखो थोड़ा सा अलग अलग, जिसके अंतर्गत क्या होता है हमें पता चले कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। फिर से पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक उपवाक्यों से जुड़े हुए होते हैं। कितने उपवाक्यों से? दो या दो से अधिक उपवाक्यों से ये जुड़े होते हैं। और उनको जुड़ा हुआ किससे बताया जाता है? ये जुड़ाव जो है या तो इनको क्या है? समूचे बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। समूचे बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। यानी कि जो संयुक्त वाक्य है अपने, इसमें हमारे क्या होता है कि इनको किसी समूचे बोधक तो अब देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, और फिर बीच में कौन सा योजक आ रहा है अपने यहाँ पे? और। क्या आ रहा है? और। जी हाँ, ठीक है। आगे का क्या आ रहा है? तुम लिख रहे हो। यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है, ये किसी और वाक्य पर आश्रित नहीं है। और तुम लिख रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। यानी मैं भी अपना काम कर रहा हूँ और तुम भी अपना काम कर रहे हो। यानी हम दोनों ही उस कार्य को करने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। अगला देखते हैं। मैं कल मुंबई गया और, है ना, और तुम जयपुर गए। मैं कल मुंबई गया और तुम जयपुर गए। तो यानी दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? अलग अलग बात कर रहे हैं। दोनों ही बाहर गए हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में गए हैं। ठीक है, ये अपने इस उदाहरण के माध्यम से ये हमें ज्ञात होता है कि हम जो है इन योजक शब्दों के द्वारा दोनों ही वाक्यों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। और ये दोनों ही वाक्य क्या है? स्वतंत्र है। कैसे है? स्वतंत्र है। ये किसी पर आश्रित नहीं है। यही सबसे पहला फर्क है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। अब हम देखते हैं अपना मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। देखिए नाम से भी पता चल रहा है। हमने पहले सरल का देखा, तो सरल में क्या था कि सीधी सीधी बात कही जाती है। और अब हम देखते हैं कौन सा? हम देखेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य तीसरा भाग है रचना के आधार पर। इसको हम मिश्रित वाक्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख देते हैं इसको ताकि आप भी कंफ्यूजन नहीं हो कि बार बार मैम ये कह रही है, ऐसे लिख देते हैं, तो हम लिख ही देते हैं। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में जो एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी सब उपवाक्य क्या करते हैं? उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं, तो वह क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि परिभाषा लिख लेते हैं। वाक्य में जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष उपवाक्य उस प्रधान वाक्य पर
उस प्रधान वाक्य पर निर्भर या आश्रित हो तो वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, गीता हमें कर्म योग, धर्म योग व साधना सिखाती है। ठीक है, ये तो हुआ एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, महात्मा गांधी सत्यवादी होने के साथ अहिंसावादी भी थे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अब अपना ये मिश्रित वाक्य, जिसमें वाक्य में कहाँ क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है। क्या होता है? उपवाक्य तो बहुत है, लेकिन एक प्रधान उपवाक्य होता है। वह प्रधान उपवाक्य ऐसा होता है जिस पर पूरा वाक्य, जो दूसरे दो उपवाक्य हैं, वो सब उस पर निर्भर करते हैं। यदि वह नहीं हो तो वह वाक्य अधूरा माना जाता है। अपना क्या माना जाता है? अधूरा माना जाता है। इसीलिए कहा है कि जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी के शेष उस प्रधान पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जबकि संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों ही उपवाक्य अपने आप में ही पूरे होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए गीता। अब देखिए गीता अपने आप में पूरा एक उपवाक्य है, क्योंकि हमने यहाँ कॉमा अल्प विराम लगा दिया है। तो गीता हमें क्या सिखाती है? कर्म योग। गीता हमें कर्म योग, धर्म योग व साधना सिखाती है। यानी कि ये जो वाक्य है, ये पूरा वाक्य क्या है? उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य है और यह आश्रित उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है? आश्रित उपवाक्य है अपने। ठीक है, क्यों है? क्योंकि अगर ये गीता नहीं हो तो हमें कौन सिखाएगा? धर्म योग, कर्म योग और साधना का पाठ। इसीलिए हमने इसको क्या किया है? गीता को प्रधान। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहाँ पर जिस व्यक्ति को पूरी तरीके से हम जिस पर डिपेंडेबल करते हैं, वही तो सबसे पहला सर्वे सर्वा होता है ना। ठीक है ना। अब देखिए अगला, देखिए महात्मा गांधी क्या है व्यक्ति? ये एक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी क्या है? सत्यवादी होने के साथ कैसे थे? अहिंसावादी भी थे। यानी कि ये जो दूसरा उपवाक्य आ जाता है वह किस पर डिपेंडेबल करता है? यह इस पहले प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए ये पूरा एक व्यक्ति की विशेषता के बारे में यही तो बता रहा है ना यहाँ तक, कि सत्यवादी है, और बाद में दूसरी जो विशेषता बता रहा है वह अहिंसावादी के तौर पर बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या माना? यह प्रधान उपवाक्य है और यह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनमें ही देखिए छोटे छोटे अंतर हमें पता चल गए हैं। आज हम इतना ही करते हैं।
जितना अपन ने किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हम अपने वीडियोस बनाते हैं या जो आपको सिखाया जाता है उसको आप 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि ग्रामर हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो तो उसे हम जब तक समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो हमें वो दिमाग में नहीं बैठेगा। इसलिए आशा करती हूँ कि सभी लोग हमारे साथ साथ पढ़ाई में जुटे हुए हैं। और अब जो हमारा समय है बहुत ही ऐसा समय है कि हमें अपनी मेहनत को रोकना नहीं है, हमें उसे आगे आगे बढ़ाते रहना है। क्योंकि समय जो है हमारे पास बहुत थोड़ा है और काम ज़्यादा बचा हुआ है। धन्यवाद आज के लिए।